Hello student, today I am going to teach this topic staffing. So firstly we learn meaning of staffing, then importance of staffing, then staffing process, then components elements of staffing, then recruitment process, then selection process, then we study training and development, then methods of training, and last topic the common and popular techniques of training under on the jobs methods are, and same methods of under of the jobs. सबसे पहले हम स्टाफिंग की मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज स्टाफिंग. सो meaning of staffing: after planning and organizing, the next function of managers is to perform staffing function. Through function, managers fill all the jobs created by organizing function. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी बिजनेस है, उसके अंदर जितनी भी पोस्ट वैकेंट होती हैं उन सबको फिल करना, उस पर सही बंदे को चूज करना ही स्टाफिंग कहलाता है. देन सपोज एग्जाम्पल, हम स्टाफिंग एक अच्छे स्टाफ के रूप में होनी चाहिए जो हमें जिसको सब चीज़ की नॉलेज हो. अदरवाइज आपके उस बिजनेस में उसे नॉलेज नहीं होगी तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. देन सपोज एग्जाम्पल, वी परचेज ए ओडी कार, बट ड्राइवर, जो हमारा ड्राइवर है उसे गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता, बट जो हमारा मटेरियल है, हमारा बिजनेस है, वो तो अच्छा है, लेकिन जो हमारा स्टाफ है उसे ही फुल नॉलेज नहीं है. तो डेट्स मीन स्टाफिंग, तो वो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा. तो हमारा स्टाफ को पूरी नॉलेज होनी चाहिए. देन नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. Importance of staffing: firstly, filling the roles by obtaining component. Personal staffing function is needed to fill the job position. जो हमारा स्टाफ है उसमें हम पहले हमारी जितनी भी जितनी जो वैकेंसी है हमारी, उनको जो सीटें वैकेंट है उनको फिलअप करेंगे. देन सेकंड, प्लेसिंग राइट्स एट द राइट जॉब. जो बंदा सही पोजीशन पे है, जो बंदा जिस सही बंदे को सही पोजीशन पे बैठाना ही स्टाफिंग कहलाता है. मान लो अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है तो उस पर अकाउंट की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ही बैठेगा, वही व्यक्ति ही डिजर्व करता है. किसी इंजीनियर को हम उस पोस्ट पे नहीं रख सकते. देन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज: बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग एंश्योर सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज. एक बिजनेस तभी ग्रोथ कर सकता है जब उसमें एक एफिशिएंट स्टाफ है, और वो जब भी उस चीज़ से सर्वाइवल ग्रोथ कर सकते हैं तब उसमें एक फुल तरीके से उसमें स्टाफ का पूरा कंट्रीब्यूट हो. देन फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. जब आपके पास अच्छा स्टाफिंग है तो आपके जितने भी रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा. देन फिफ्थ, हेल्प्स इन कंपेटिंग ए और बी कंपनी. मीन्स हमारे पास दो कंपनियां हैं, दोनों की कैपिटल कैपेसिटी है जो सेम है, बट लेकिन इनमें अच्छा परफॉर्म कौन करेगी, गुड परफॉर्मेंस कौन करेगी, जिसके पास स्टाफिंग पावर अच्छा होगा. नेक्स्ट टॉपिक, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कितना डिफरेंस है. इसको हम समझते हैं. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ही वाइडर स्कोप, वाइडर एरिया में है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट ही स्टाफिंग है. मान लो एक नॉर्मल पर्सन है राम, जिसने अपने इसके 3 बच्चों का नाम है ए बी सी. उनको एक को बिजनेस है, छोटे लेवल का बिजनेस है, जिसने एक को बिजनेस दिया जिसमें ए ने परचेज डिपार्टमेंट संभाला, बी ने सेल्स डिपार्टमेंट संभाला और सी ने मार्केटिंग संभाला. अब ये छोटे लेवल पे बिजनेस है तो ए अपने पर्सनल अकॉर्डिंग उस पर स्टाफिंग नियुक्त कर लेगा. जिसमें ए को चाहिए 4-5 बंदे तो वो कहीं से भी अरेंज कर लेगा. बी को चाहिए, बी का सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसमें 20-25 लोग चल जाएंगे, तो बी 20-25 लोगों से खुद से अरेंज कर लेगा उसका. देन सी के पास मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसके लिए 4-5 लोग हैं तो वो एफिशिएंट खुद से उसको अरेंज कर लेगा. लेकिन अदरवाइज यही बिजनेस आगे चल के राम का बिजनेस जियो के बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे 20-25 लोग, 4-5 लोग और 10-15 लोगों की जगह अब इन लोगों से काम नहीं चलेगा. अब यहाँ हजारों लाखों लोगों में
लाखों लोगों में स्टाफिंग पे सिलेक्शन होगा, तो अब इनको एक अलग से लार्ज लेवल पे सिलेक्शन करना होगा। तो ये लार्ज लेवल पे जब सिलेक्शन होता है, जब पूरे बिजनेस में होता है, तो वो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So, human resource management is the part of management process which develops and manages the human elements of the enterprises, considering their knowledge, skill, creativity, talents, and potential for contributing towards organizational objects। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, विच डेवलप्स, ये क्या क्या डेवलप करता है ह्यूमन में, उनकी नॉलेज डेवलप करता है, स्किल्स डेवलप करता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है, उनका टैलेंट देखता है, फॉर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड, कि जो भी हमारे जिस भी व्यक्ति को हम हमारे स्टाफ में हम चूज कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करवा रहे हैं, वो हमें कितना कंट्रीब्यूट दे सकता है, वो कितने अच्छे से हमारे बिजनेस में परफॉर्म करे, जिससे हमारा बिजनेस की ग्रोथ रेट ऊंची हो। Then second, generally when these functions are carried out at small scale level in small organization by every manager, we call it as staffing function. But when these functions are performed at large scale in big organization, there is a need to create a separate department called human resource management department। जनरली व्हेन दीज फंक्शन आर कैरिड आउट ऑफ स्मॉल स्केल लेवल, जब हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल लेवल पे हो, जब हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल लेवल पे हो, तो हम किस चीज़ से हम स्टाफ की नियुक्ति करेंगे, तो वो कहलाती है देन कॉल्ड इज स्टाफिंग। बट हमारा जब बिजनेस बहुत ही वाइड एरिया में हो, या फिर बहुत ही बिग लेवल हो जाए, बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है, तब हमें किस चीज़ की नीड होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। देन इट्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज। फर्स्टली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहले हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितने, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में नीड है, हमें किस चीज़ में किस तरीके से उनसे काम करवाना चाहिए। तो पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन चीज़ों की प्लानिंग करता है। देन सेकंड, एम्प्लॉइंग पीपल। पहले हम हमारी वैकेंट सीट देख लेते हैं कि कितने लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद हम एम्प्लॉय करेंगे, तो सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट के थ्रू पहले हम एडवर्टाइजिंग करते हैं कि हमें कितने चीज़ों की, कितने स्टाफ की नीड है, कितने लोगों की नीड है हमें। देन सेकंड, सिलेक्शन प्रोसेस। फिर उनका सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं हम हमारे पर्सनल तरीके से, इंटरव्यू के तरीके से, रिटर्न टेस्ट से, या फिर उनकी पर्सनल नॉलेज से। देन थर्ड, कैरियर ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब उन लोगों का सिलेक्शन होता आता है, तो हम उनके, जो भी बंदा है जिस पोस्ट पे अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट से वो ऊंची पोस्ट पे जाना चाहेगा, वो सेम पोस्ट पे नहीं बना रहना चाहेगा, तो उनकी कैरियर ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। फोर्थ, परफॉर्मेंस फीडबैक एंड अप्रेजल। जब बंदा सिलेक्शन हो जाता है, जब हम किसी स्टाफ की ज्वाइनिंग करते हैं, तो हम लोग उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस पे हम फीडबैक देते हैं कि इसने काम कैसा किया है, अच्छा किया है, बेकार किया है, तो हमें अपने रिव्यू देने होते हैं। फिफ्थ, मोटिवेशन बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हमारे स्टाफ को हमें टाइम टू टाइम उसे मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो वो अच्छे मन से और काम करेगा। अगर उसकी मोटिवेट हम फाइनेंशियली कर सकते हैं, या फिर नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम उसका बोनस बढ़ा सकते हैं अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है, तो नॉन फाइनेंशियल में हम उसे कई चीज़ें, इंश्योरेंस, कुछ सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करा सकते हैं। सिक्स, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज़ मीन हम उसकी फैमिली के बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमारा एम्प्लॉय है, तो हम उसकी फैमिली के बारे में डिसीजन लेना भी हम लोगों की मोरलिटी है, ताकि हम वो एम्प्लॉय अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वर्क करे। सेकंड टॉपिक आता है हमारा स्टाफिंग इज रेफर्ड एज ए बोथ लाइन एज वेल एज ए स्टाफ एक्टिविटीज। स्टाफिंग प्रोसेस क्या रेफर करता है हमें, कि हमारा जो भी हमने स्टाफ हमने अपॉइंट किया है हमारे बिजनेस में, वो किस तरीके से अच्छी तरीके से एक्टिविटी हमारे बिजनेस में करे।
सो नेक्स्ट टॉपिक, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इन्वॉल्व हैं? फर्स्टली, एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट। सबसे पहला कौन सा होता है? मैन पावर रिक्रूटमेंट। क्योंकि हमें जब भी हम हमारे स्टाफिंग किसी स्टाफ को अपॉइंटमेंट करेंगे तो हमें उसमें मैन पावर की सबसे ज़्यादा नीड होगी। इट्स ए फाइंडिंग आउट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फ्यूचर में कितने कितने स्टाफ की नीड होगी, कितने एम्प्लॉय की नीड होगी, तो उसके नंबर फाइंड आउट करना सबसे पहला एस्टिमेट मैन पावर ऑफ रिक्रूटमेंट स्टाफिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। देन सेकंड, वर्क वर्कलोड एनालिसिस। दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइन। वर्कलोड में काम का प्रेशर हैंडल करने के लिए, कि हम लोगों का जो काम है उसको प्रेशर हैंडल करने के लिए हमें कितने लोगों की नीड है, किस तरीके से लोग उसे परफॉर्म करेंगे, काम का प्रेशर कितने लोगों से हैंडल हो जाएगा, तो इस तरीके का हैंडल करना वर्कलोड में। देन थर्ड, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्क इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जाइटिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर ओवरबर्डेड और अंडरबर्डन। वर्कलोड और वर्कफोर्स में कितना सा डिफरेंस है? वर्कलोड के अंदर हम जो एम्प्लॉय हैं वो बाहर से चूज करते हैं, जबकि वर्कफोर्स के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो पहले से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि उन्हें कौन सा काम किस तरीके से किस वे में करवाना है। फोर्थ आता है हमारा कंपेनियन बोथ टू फाइंड आउट रिक्रूटमेंट। जब हमारा वर्कलोड के अंदर हम न्यू एम्प्लॉय चूज करते हैं कि हमारा जो है जितना भी अंडर स्टाफिंग नहीं होना चाहिए, हमारा जो स्टाफ है वो सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए। एंड वर्क फोर्स में कि हमारा अंडर तो नहीं है, तो अगर अंडर है तो हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों की कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉय की नीड है। फिफ्थ आता है एंड सेकंड टॉपिक आता है हमारा रिक्रूटमेंट सर्च फॉर क्वालिफाई पीपल। इट हेल्प्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग द पार्ट टू अप्लाई for the job in the organization. The manager tries that more and more people should apply for job so that the organization can get more choice and select better candidate. रिक्रूटमेंट में क्या होता है? रिक्रूटमेंट में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय एप्लीकेशन दें, हमारे कंपनी में आए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम एक अच्छा और फ्रेश टैलेंट ढूंढ सके। क्योंकि कोई भी कंपनी है उसमें अगर कम लोग आएंगे तो हम लोग उसमें से चूज ही नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तभी हम एक फ्रेश टैलेंट ढूंढ पाएंगे। सर्च फॉर क्वालिफाई पीपल हम सर्च करते हैं तो हम चाहेंगे कि जो अप्लाई करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। जैसे कोई कंपटीशन होता है बैंक किसी भी फील्ड में, तो उसमें क्या करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? बहुत ही कम लोगों का, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सफिशिएंट क्वालिफाई पर्सन चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। सिक्स प्रोसेस आता है हमारा सिलेक्शन। इट रेफर टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजिशन। द सिलेक्शन इज डन थ्रू ए प्रोसेस विच टेस्ट इंटरव्यू एटसेट्रा। इट रेफर टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल। जो सिलेक्शन होता है ये क्या रेफर करता है कि इसमें हम जो भी हमारे रिक्रूटमेंट के थ्रू जो पर्सन आए थे उन लोगों में से सबसे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट कौन है उस जॉब के लिए, उस बंदे का सिलेक्शन करते हैं। द सिलेक्शन इज डन थ्रू ए प्रोसेस विच टेस्ट इंटरव्यू एटसेट्रा। जो सिलेक्शन है उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, किसी में टेस्ट, किसी में इंटरव्यू। देन फर्स्ट टू सेलेक्ट द बेस्ट अमोंग अवेलेबल। जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। टू मेक सेलेक्ट कैंडिडेट रियलाइज डेट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है, उस
पर्सन को ये रियलाइज होना चाहिए कि वो बहुत सारे लोगों में से सिलेक्शन होके आया है, बहुत सारे लोगों में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें कुछ बात है, तो उसे इस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए चूज किया जा रहा है, तो उसके भी कुछ ड्यूटी या फिर ड्यूटीज होते हैं, तो उसे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत लॉयल्टी के साथ वर्क करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना फुल कंट्रीब्यूट करना है। देन 7, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट आफ्टर सिलेक्शन हमें जो ज्वाइनिंग मिलती है, जो उसे प्लेसमेंट मिलता है, उस पर्सन को जो सिलेक्शन होके आया है, दिस इज प्लेसमेंट। वो जॉब के अंदर आ गया है, जॉब के अंदर वर्क कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया है, इट इज प्लेसमेंट। देन ओरिएंटेशन के थ्रू हम लोग पुराने एम्प्लॉय से न्यू एम्प्लॉय की जान पहचान कराते हैं, उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट्स ओरिएंटेशन। बिकॉज जो न्यू एम्प्लॉय होता है उसके अंदर बहुत सारे डर होते हैं कि मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ, मेरे को काम नहीं आता, ये लोग अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब की हेजिटेशन दूर करने के लिए उसका ओरिएंटेशन करवाया जाता है। 8 पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसी जो पर्सन सिलेक्शन होके आया है उसे हम फिर न्यू होता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद वो पर्सन अच्छे से उस वर्क को करेगा ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अपना वर्क कर सके, और उसे उसकी ट्रेनिंग हम इट टू इम्प्रूव द कम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड टू मोटिवेट्स देम इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय सो दे कैन रीच टू टॉप एंड कीप इम्प्रूविंग देयर स्किल। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू वो अपनी स्किल्स और डेवलप कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है ताकि वो एम्प्लॉय अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में अपना वर्क कर सके। देन फर्स्ट आता है इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी एम्प्लॉय को हमने हायर किया है तो हमें जैसे वो वर्क करता है तो उसकी परफॉर्मेंस हमें देखनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर वो थोड़ा कम वर्क कर रहा है तो हमें उसे एनालाइज करके उसे बताना चाहिए कि तुम्हारी कमी यहाँ पर है, ताकि वो उसे नेक्स्ट टाइम उसे इसका इम्प्रूव कर सके। देन सेकेंड, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। एक ही पर्सन, जिस पर्सन का सिलेक्शन हुआ है क्लर्क की पोस्ट पे हुआ है, तो वो क्लर्क की पोस्ट पे नहीं रहना चाहेगा बहुत सालों तक, तो वो अपना प्रमोशन लेके कुछ और ऑफिसर बनना चाहता है, उस ऑफिसर के बाद वो कुछ और ऑफिसर बनना चाहता है, मींस प्रमोशन, उसका प्रमोशन होते रहना चाहिए। एंड कैरियर प्लानिंग, वो अपने कैरियर की प्लानिंग करके चलता है कि 5 साल बाद मुझे क्लर्क से पीओ बनना है, पीओ से मुझे एसओ बनना है, तो वो एक अपने माइंड में अपने कैरियर की प्लानिंग करता रहता है। कंपनसेशन, टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। कंपनसेशन में जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है उसे हमें सैलरी देनी होती है, तो हम 2 तरीके से दे सकते हैं, तो टाइम बेस्ड पेमेंट, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट।